नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब तो देते ही हैं, लेकिन आज हम आपको पूरे हफ्ते में किस तरह कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा और अगले हफ्ते की चाल किस तरह की रह सकती है, आपको कहां पर कमाई के मौके देखने चाहिए, कहां संभावनाएं ज़्यादा है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ अगले आधे घंटे तक 4 मेहमान होंगे। चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवेंस होल्डिंग्स के। दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के, जो स्पाइसेस पर बात करेंगे। और साथ ही आगे 2 और मेहमान होंगे। अजय जैन होंगे, गेहूं के कारोबारी है, जिनसे हम गेहूं का आउटलुक जानेंगे। और राहुल शेख हैं, एमडी है मियर कमोडिटी के, जिनसे हम शुगर सेक्टर का आउटलुक समझेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे नॉन एग्री मार्केट से, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिंतन मेहता है। चिंतन, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। ये हफ्ता गोल्ड के लिए काफ़ी रेंज बाउंड रहा, लेकिन चांदी में काफ़ी उठापटक दिखी, कमजोरी भी दिखी, 2% से ज़्यादा की गिरावट चांदी में दिखी। क्या लग रहा है अगला हफ्ता गोल्ड के लिए कैसा रहेगा, सिल्वर के लिए कैसा रहेगा, किन लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए, पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे अगले हफ्ते के लिए? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद है और बाय ऑन डिप्स का माहौल है। अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे डिफरेंट वॉर्स चल रहे हैं, या बैटल्स चल रहे हैं, या अनरेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी जरा भी सॉल्व नहीं हुआ है। और ये रेंज बाउंड या थोड़ा सा पैनिक इसके लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने जो घटाने का पहला लोगों का व्यू था, अब वो पोस्टपोन्ड होते हुए दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि पहले जो मार्च में घटने वाला था, अब वो मई में भी शायद ना हो और सिर्फ सेकंड हाफ में वो घटना चालू हो। तो ये जो रीजन है, ये रीजन गोल्ड और सिल्वर को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। और लोगों को जो लग रहा है कि अगर वहां पे जो उनका जो ट्रेजरी है, वो ट्रेजरी उनको अगर 4.5% का यील्ड दे रहा है, 10% यील्ड, तो उस टाइम पे डॉलर इज किंग और लोग डॉलर सीधा सीधा ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे उनको 4.5% की इंटरेस्ट की गेन हो रही है। जैसे ये सेकंड हाफ का हम जैसे जैसे नजदीक चलते जाएंगे, तो उस हिसाब से क्या होता जाएगा, क्योंकि रेट कट तो इनएमिनेंट है। यूएस का भी इलेक्शन आ रहा है, नवंबर महीने में इलेक्शन है। अगर उनको उनके मार्केट्स को संभालना है तो डाउनवर्ड इंटरेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये ऑलमोस्ट एक्सियम जैसा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे तो आने ही वाले, इट इज मैटर ऑफ व्हेन। तो ये जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा कि अब यहां से ये नीचे जाएगा, तो बहुत सारे बड़े बैंक जो यूएस के, उनका मानना है कि 1 से 1.25% की गिरावट हो सकती है इसी कैलेंडर ईयर के अंदर। तो इस केस के अंदर गोल्ड और सिल्वर बहुत ही तेज हो जाएंगे। जेपी मॉर्गन का जैसे हम लोग रिसर्च हम देख रहे थे, V8 हम लोग जब गए थे, तो उनका पार्टिसिपेशन ये बोल रहा है कि $2300 भी गोल्ड टच हो सकता है, जिसको मैं एकदम ही सपोर्ट करूंगा ये व्यू को। क्योंकि जिस तरह का अनरेस्ट है, जिस तरह से चाइना गोल्ड को इकट्ठा करते जा रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 225 टन उन्होंने गोल्ड परचेज किया हुआ है लास्ट 2023 के पूरे साल में, तो ये साफ दिख रहा है कि जैसे ही इंटरेस्ट का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा गोल्ड को, तो गोल्ड और सिल्वर बहुत आउट परफॉर्म कर जाएंगे। तो मेरा मानना यही है, बाय ऑन डिप्स की सलाह होनी चाहिए और 60,500 से 61,000 के बीच में आप गोल्ड इकट्ठा करिए, तो बहुत अच्छा लेवल है। करंट लेवल पे भी आप गोल्ड बाई कर सकते हो और यहां से 1 साल के अंदर अपने को 63,500 से 65,000 के बीच में की रेंज देखने को मिल सकती है। और चांदी डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा, बट नॉर्मली आपने देखा होगा कि चांदी 75,000 और 80,000 के बीच में लेवल पे आके वहां से रिट्रेस हो जाती है, बार बार वो 69,000-68,000 के पास आ जाती है। तो यहां से 69,000 और 70,000 के बीच में बहुत अच्छा बाई है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अंदर अगर आप बात करें तो 69,000 और 70,000 के बीच में इसको बाय करना चाहिए। और अगर किसी का होल्डिंग बहुत अच्छा है तो वो फिजिकल मेटल बाय करके इसको होल्ड करेंगे, तो मिनिमम रिटर्न 1 साल के अंदर 12 से 15% देखने को मिल सकता है। ऊपर में ये 75 और 80,000 का रेंज अगर क्रॉस करता है तो एक नए ही रेंज में आ जाएगा, जब उसकी चाल बहुत तेज हो जाएगी और फिर एक आपको नए हाई दिख सकते हैं। बट जब तक वो नहीं होता है, चाइना का भी अगर हम देखें तो चाइना भी उन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं। 5 ईयर उनका जो रेट था उन्होंने 25 पैसा घटा दिया, जबकि 1 ईयर का उन्होंने जो घटाया नहीं है। वो कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं कि अपने बाजार को टिका के रख के वहां रिसेशन नहीं आने दे। अगर वैसा वो कर पाते हैं तो गोल्ड सिल्वर में अपने को बहुत ही ज्यादा तेजी की देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मेरा व्यू रहेगा, चांदी बाय करिए 69 और 70,000 के बीच में फॉर द टारगेट ऑफ 73,000 टू 75,000। और कोई लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो वो रेंज टूटने की राह देखे और ऊपर में फिर हमको नया हाई देखने को मिल सकता है।
यानी चांदी एक साल में डबल डिजिट ग्रोथ की रिटर्न, यानी 10% से ज्यादा, 12 से 15% के रिटर्न की उम्मीद चांदी में। और सोना कॉमेक्स में लंबी अवधि में $2300 पार कर सकता है एक साल में, और एक साल में MCX पर सोना 63 से 65 हजार रुपए तक जा सकता है। तो अच्छी शानदार तेजी, यानी हर गिरावट पर आपको धीरे धीरे यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अब चिंतन, आप बताइए क्रूड को लेकर। क्रूड की चाल अगर आप देखें इस हफ्ते, तो रेंज बाउंड ही कह सकते हैं। एक अच्छी तेजी के बाद फिर से वहीं पे सिमटता दिख रहा है, $83 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। अब एक चीज जिस पर नजर है बाजार की, वो है ओपेक प्लस की बैठक, जो मार्च में जो बैठक होगी उस पर नजर है कि प्रोडक्शन की पॉलिसी आगे क्या रहेगी, वहां पर ये क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या किस तरह की चाल अगले हफ्ते के लिए, अगर किसी को ट्रेड रणनीति बनानी है तो क्या सलाह देंगे क्रूड में? मैं बाय ऑन डिप्स का ही सलाह दूंगा क्रूड के अंदर, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि जैसे ही क्रूड नीचे आता है तो ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर देता है। जैसे ही वो प्रोडक्शन कट होता है और ये जितना अनरेस्ट ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि ईरान इन्वॉल्व हो रहा है। जब यहाँ पे इजराइल और हौदी का जो अपना ये गाजा स्ट्रिप पे जो वॉर चल रहा है, ईरान अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया तो और तेल की सप्लाई को लेके बहुत ही कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। रशिया के ऊपर यूएस ऑलरेडी अपना जो सैंक्शन है वो और स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब फैक्टर है जो क्रूड के भाव बहुत ज्यादा नीचे नहीं आने देंगे। तो जैसे हम पहले बात करते थे 5800 और 6000 रुपीज जो है वो बेस बन गया था, वैसे अब जो हो रहा है वो 62,000, 6200 और 6300 जो है वो ये बेस की तरफ बढ़ेगा, और ऊपर में 6800 और 7000 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी, बाय ऑन डिप्स। और अगर आपको 6000 के आजू बाजू में अगर क्रूड मिले तो इसको बाय करके रखना चाहिए, और उसको अगर आप होल्ड करोगे 2 से 3 महीने तक तो आपको 6500 से 6800 की तेजी देखने को मिल सकती है। तो यानी बायो डिप्स की स्ट्रेटजी यहां पर भी चलेगी, और कच्चा तेल भी गिरावट पे खरीद कर ही जाए। ये पोजिशनल नजरिया है, ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं समझे, ये पोजिशनल व्यू चिंतन का है। चिंतन, नेचुरल गैस अच्छी रिकवरी इस हफ्ते दिखी, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में वो रिकवरी थोड़ी कम होती चली गई। एक तो उत्पादन कटौती की खबर से सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेंट्री है, सप्लाई काफी ज्यादा है, उस खबर से फिर वो तेजी टिक नहीं पा रही है। क्या लग रहा है नेचुरल गैस की चाल अगले हफ्ते किस तरह की रह सकती है? क्या सलाह देंगे जो ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस के जो फंडामेंटल है, जैसे आपने बताया, अगर आप रिग्स की संख्या देखें तो वो 159 से 126 पे आ गई है यूएस के अंदर, जो उनके रिग्स होते हैं, जहां पे वो सप्लाई कम हो जाएगा। इतने नीचे होते जा रहे हैं कि यहाँ पे सप्लाई कम होते हुए दिखेगा, बट फिर भी उसका जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज अभी भी जितना उनके पास सप्लाई का है वो 5 साल के एवरेज के ऊपर है, और 1 साल के बीच स्टोरेज के एवरेज के बहुत ही ऊपर है। तो फंडामेंटली यहाँ पे सप्लाई बहुत बनती नजर आती हुई दिखेगी। और यहाँ से जैसे यूएस एकदम नॉर्मल सा विंटर गया है, जहां पे कुछ भी एग्जैगरेशन नहीं हुआ, जहां विंटर बहुत हार्श नहीं हुआ, या कोई हरिकेन नहीं आया, कोई स्टॉर्म नहीं आया, तो वहां पे नेचुरल गैस की डिमांड है वो बहुत लिमिटेड है। बट एज ए ट्रेडर अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छे जोन है, जहां पे ओवरसोल्ड जोन में है। मार्च महीने का जो आपको एनजी है वो आपको 145-148 रेंज में मिल रहा है, तो यहाँ पे और नीचे आने की उम्मीद बहुत कम है। वहां पे आप 130 और 135 के बीच में का अगर स्टॉप लॉस बना के चले तो आपको ऊपर में 170 से 190 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वेदर जो होता है यूएस के अंदर वो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, एंड विद स्लाइटेस्ट चेंज इन द वेदर सप्लाई का ये जो उनका होता है वो बहुत तेजी से वो निकल जाता है। और जब इन्होंने सप्लाई कम करने का बोला है और डिमांड बढ़ जाएगी तो नेचुरली उसके अंदर डिमांड प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है। तो एज ए ट्रेडर मैं उसको बोलूंगा कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट ये कमोडिटी के अंदर स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचुरल गैस बहुत ही वॉलेटाइल है और फंडामेंटल अभी भी डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। बट बिकॉज ये ओवरसोल्ड जोन में है, जैसे ट्रेडर में उसको बाय ऑन डिप्स करके उसको स्विच स्टॉप लॉस ट्रेड करना शुरू। तो यानी आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ नेचुरल गैस में भी काम करनी है। 145 के आसपास खरीदे, 130 से 135 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर भी थोड़ी तेजी दिख रही है। मेटल्स में क्या पसंद है आपको चिंतन अगले हफ्ते के लिए? मेटल्स में मुझे एल्यूमिनियम बहुत पसंद है और उसके साथ कॉपर बहुत पसंद है। एल्यूमिनियम अगर आप एमसीएक्स के लेवल देखो तो 197, 198 के लेवल पे चल रहा है। ये रेंज इतनी अच्छी है, मैं एज अ फिजिकल ट्रेडर एट एबेंस में जो देखता हूं, जब भी एल्यूमिनियम का प्राइस 200 के नीचे आता है तो वी सी अ ग्रेट डिमांड इन फिजिकल मार्केट। इंडिया में बहुत ही अच्छा प्रीमियम रिकवरी पे आ जाता है, और जैसे वो 200-205 के ऊपर जाता है तो वहां पे
बहुत सारा सप्लाई आ जाता है और डिमांड कम आती हुई दिखती है। तो वी एट एबेंच वी थिंक दैट 195 टू 197 इज अ ग्रेट लेवल, क्योंकि उस लेवल पे फिजिकल बायर उसको लेने के लिए रेडी है। और जो पूरा बेस मेटल का जो पूरा बंच है, दैट लार्जली डिपेंड कि चाइना कैसे लैंड करता है। चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे वो रिसेशन से बच पाए, अपनी इकोनॉमी को संभाले। जो उन्होंने सपोर्ट दिया कि 5 साल का जो लैंडिंग रेट था उसको उन्होंने 25 पैसा कम किया, और वो बहुत सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने रियलिटी सेक्टर को और डिमांड रिवाइव करने को। लॉट डिपेंड्स कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप स्टॉक की भी बात करो तो एल्यूमिनियम बोलो, जिंक बोलो, कॉपर बोलो, एलएमई से स्टॉक बाहर निकल के एसएचएफई के अंदर इकट्ठा होते जा रहा है। ये सजेस्ट कर रहा है कि लोग बोल रहे जो डिमांड आएगी वो चाइनीज साइड से ही आएगी, एंड दे आर गेटिंग रेडी विद दैट डिमांड। तो बहुत डिपेंड करेगा कि चाइना किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से उसकी इकोनॉमी बिहेव करती है। बट एल्यूमिनियम इज अ ग्रेट बाय, और मुझे लगता है जिंक भी अगर जैसे आप देखो तो उसके अंदर अपना जो 213 और 215 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है, और 225 और 230 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कॉपर के अंदर भी आपने अगर देखा होगा लास्ट 2 वीक के अंदर 715 710 के लेवल पे बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, और बार बार उस रेंज से वो ऊपर की रेंज, नई रेंज की तरफ जाते जा रहा है। तो अगर आपको 715 और 720 के नीचे अगर आपको बाई करने को मिल रहा है तो आप 700 का स्टॉप लॉस रख के उसको 780 790 के प्राइस के लिए आप रख सकते हो। बट ये थोड़े लॉन्ग टर्म रहेंगे, मेरा व्यू सिर्फ एक आध व्यू का नहीं है। बट अगर आप ये रख सकते हो तो आपको बहुत अच्छे गेन मिलेंगे। जैसे ये बेस मेटल है वो ऑलमोस्ट उन्होंने प्राइस कर दिया है रिसेशन की तरफ का, तो अगर ये रिसेशन नहीं आता है तो इसका आपको बहुत अच्छी चाल देखने को मिलेगी। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक वुड बी माय बेट। ओके, तो एल्युमिनियम और जिंक पर आप बुलिश है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रिया चिंतन मेहता, आपने वक्त निकाला और नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक किस तरह का रह सकता है पोजिशनली और लंबी अवधि के लिए किस तरह की चाल रहेगी आपने बता दिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ राहिल शेख होंगे जिनसे हम शुगर मार्केट का पूरा आउटलुक समझेंगे, और साथ ही अजय जैन होंगे जिनसे हम गेहूं के कारोबार के बारे में जानेंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। What do we have here? Attention, this is not a drill. This is 100 Mania. That's right. The biggest TV extravaganza of the year is here. 100 days, 100 blockbusters, 100 prizes. Yeah! It's raining prizes. You would not, should not miss this. Don't be late. 100 Mania Season 11. Every night at 8:45 only on Movies Now and Movies Now HD. जब चंदन दा ने बोला ठीक से वीडियो लेना, बहुत लाइक्स आना चाहिए। आखिर ये फैमिली नहीं तो क्या है? इनके सपने संजोने में हमारा थोड़ा तो हाथ है ना। हम हैं कोलकाता कर्नाटका बैंक, भारत का कर्नाटका बैंक। From bustling metropolises to serene suburbs, let's get ready to explore the dynamic world of real estate across India. Presenting a brand new series, Real Estate Radar. In this episode, experts share insights to navigate the ever-evolving real estate market landscape. The maximum sensitivity of home buyers is towards interest rates, right? Prices are one side of it, budgets is one side of it, but interest rates are very sensitive. I'm very positive about the way real estate is headed, at least in the foreseeable future, right?
Catch the episode this weekend at these times on ET Now and ET Now Swadesh. बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट और अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर की। हमारे साथ राहिल शेख हैं। राहिल जी, सबसे पहले बताइए, शुगर पे कई सारे फैसले हुए। एक तो एफआरपी जो पहले वक्त हुआ करता था उससे काफ़ी पहले इस बार अनाउंस हो गया 8% बढ़ाने का फैसला। हालांकि एक तरीके से सही भी है, किसानों के पास भी वक्त मिलेगा, वो समझ पाएंगे कि उनके लिए ये खेती फायदेमंद है या नहीं। आप क्या कहेंगे इस फैसले पर एफआरपी बढ़ाने में, और आप लोगों की डिमांड क्या है, क्योंकि मिलों पर अब दबाव बढ़ गया है? तो जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, आई थिंक राइट टाइमिंग है, बिकॉज इससे यूपी को थोड़ा प्लांटिंग का मौका मिल जाएगा, बिकॉज फार्मर्स कैन अपने आप वो दूसरे क्रॉप के साथ compete कर सकते हैं और उनको पता है कि उनको 7.5-8% की वृद्धि मिलने वाली है। तो टाइमिंग वाइज ये बिल्कुल सही है। पिछले साल अगर आप देखो तो जुलाई और अगस्त में अनाउंस होता था, 2 साल पहले आप देख लीजिए। तो आई थिंक ये तारीख, ये फरवरी में अनाउंसमेंट बिल्कुल सही है। और आगे भी चल के अगर सरकार चाहती है कि एफआरपी को इंक्रीज करना या नहीं इंक्रीज करना, बट आई थिंक फरवरी का जो अनाउंसमेंट टाइमिंग है वो परफेक्ट है। थोड़ी बहुत जो प्लांटिंग का टाइम यूपी को, महाराष्ट्र को और मिल जाएगा, तो 24-25 के सीजन के लिए ये अच्छा टाइमिंग है। बट जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, अगर आप देखें तो 2018 में पहली बार एमएसपी लगी थी 29 रुपए की, जो 2019 में रिवाइज हुई थी 31 रुपए की। और आज 2019 के बाद में 14.5 से 15% की एफआरपी इंक्रीज हो गई है और शुगर की एमएसपी को नहीं बढ़ाया गया है। तो एक तरीके से आप देखिए, शुगर की जो एमएसपी है वो, उसका भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। जहां तक कि अगर आप शुगर केन के प्राइस बढ़ाओगे और शुगर के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो एमएसपी जो है, मेरा अनुमान है कि जो लास्ट 5 साल से हमने 14.5% की वृद्धि देखी है एफआरपी की प्राइस में, उसी तरीके से एमएसपी को भी भारत सरकार ने बढ़ाने का सोचना चाहिए इमीडिएटली। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल एमएसपी बढ़ी है, बट बी हैवी मोलासिस और केन जूस के ऊपर में फिर कोई भी उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया। उन्होंने सी हैवी को किया बिकॉज बी और जूस को उन्होंने बंद किया था। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना भी एफआरपी इंक्रीज हुआ है 14-14.5% पिछले 5 साल में, उतना एमएसपी का इंक्रीमेंट बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इंडस्ट्री को फिर से वो साइकिकलिटी में ले जा रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी से निर्भर हो जाएगा लागत लगाना, प्राइसेस नीचे रहना और फिर गन्ना निकल जाना। तो वो साइकिकलिटी जो है वो वापस ना आए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार एमएसपी पे और एथेनॉल के प्राइसेस को, बिकॉज अगले सीजन के लिए भी और इस सीजन के लिए भी जो इंक्रीज हुआ है वो एक बेसिकली साइंस है, उसको इम्प्लीमेंट करके इस चीज को इंक्रीमेंट करना चाहिए। अदरवाइज इंडस्ट्री जो है वो नुकसानी में चली जाएगी। और बिल्कुल, अगर क्योंकि आप फिनिश प्रोडक्ट के दाम अगर बेहतर नहीं देंगे तो किसानों का भुगतान वो कैसे कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म अगर सस्टेन आपको इंडस्ट्री को भी साथ साथ लेकर चलना है, रखना है इनको सस्टेनेबल स्थिति में, तो डेफिनेटली इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे जवाब चाहूँगा, इसलिए कि अभी 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। राहिल भाई, आप, एक सवाल होगा कि एथेनॉल बनाने के जो प्रतिबंध में अभी ढील देने की तैयारी नहीं है, ऐसा संजीव चोपड़ा जी कल एक प्रेस ब्रीफिंग में कह रहे थे। और ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कुछ मिलों ने बैन के बावजूद जो बी मोलेसेस जो होता है उससे एथेनॉल बनाया है। इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे 30 सेकंड में? पहले पॉइंट नंबर 1, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के पास 8 बिलियन लीटर एथेनॉल बनाने की कैपेसिटी है और अभी हम उस पे 1.7 बिलियन पे रुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी एडिशनल कैपेसिटी है जो अनयूटिलाइज है। तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट, जहां तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिनको बनाने के लिए, मेरा अनुमान है वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है, 10-12 मिल है जिन्होंने 1 लाख से 1.25 लाख टन बनाया है, डाइवर्जन किया होगा। और उसको अभी तक के ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निर्देश कोर्ट ने नहीं दिया है कि आपको उठाना है। तो बेसिकली वो सेकेंड मूव रहेगा जब तक कि वो नहीं आता है। आई थिंक ये माल बंद करके पड़ा है, इट्स अ मैटर ऑफ डाइवर्जन। आई थिंक कोर्ट विल नीड टू गिव के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उठाने के लिए। तो ज्यादा डाइवर्जन है नहीं, वो अबाउट 1 लाख टन के करीब, 1.25 लाख टन के करीब है। तो जहां 1.7 था वो 1.8, 1.825 हो जाएगा।
टन सुक्रोज डाइवर्जन की जो लिमिट है उसके हिसाब से लग रहा था कि कहीं ज़्यादा वायलेट तो नहीं हो रहा है। अब अगला सवाल प्राइस को लेकर, ये भी 30 सेकंड में पूरा कीजिएगा राहिल भाई, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल लग रही है शुगर की? दाम क्या आगे बढ़ेंगे या स्टैग्नेंट रहने वाले, यहाँ से बढ़ने वाले नहीं है देश में दाम? अब भारत सरकार मंथली कोटा देती है और उस कोटा से ज्यादा अगर बिकता है तो बाजार प्रेशर में रहता है। तो सीजन और ऑफ सीजन गेम हमेशा शुगर में रहेगा। ये जब तक कि सीजन चल रहा है प्राइसेस हमेशा प्रेशर में रहेंगे, और जहां ऑफ सीजन लगेगा तो जो मिलें बंद हो जाती है, जो अपने कैश फ्लो के लिए एडिशनल शुगर बेच देती है, तो प्राइसेस कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। तो मेरा अनुमान है कि अभी 1 से 2 महीने और जो है प्राइसेस इसी रेंज में रहेंगे, और फिर जब ऑफ सीजन और फेस्टिवल सीजन आता है तो उसकी चाल अलग रहेगी। बट आज का जो है वो भारत सरकार के डिमांड और सप्लाई गैप के ऊपर। शुक्रिया राहिल भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अजय जैन साहब है, गेहूं पर बात कर लेते हैं। अजय जैन सर, सरकार को लग रहा है कि 1140 लाख टन का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, मौसम फेवरेबल है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौसम निश्चित तौर पे अभी तक अनुकूल रहा है गेहूं के उत्पादन के लिए, लेकिन फिर भी सरकार का उत्पादन अनुमान पिछले 3-4 वर्षों में जो भी सरकार अपना अनुमान लगाती है उससे कुछ हमारा एक्चुअल उत्पादन कम ही आ रहा है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि इस बार भी उत्पादन सरकार के अनुमान से थोड़ा कम आए। जी, एक और मेरा सवाल था, सरकार ने कहा कि मार्च से खरीदारी शुरू कर देंगे। आमतौर पर सरकारी खरीद अप्रैल के महीने से शुरू होती थी, लेकिन जिस तरह के भाव है, क्या वो मौजूदा एमएसपी पे आपके यहाँ एमपी में किसान बेचने आएंगे? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एमएसपी पे खरीदी अभी मध्य प्रदेश में बहुत संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने किसानों से वायदा किया है 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का। 2275 एमएसपी है, क्या सरकार उस पर बोनस देगी, किस तरह से, या भावांतर देगी, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात तो तय है कि सरकार इस बार हर साल की तुलना में ज्यादा प्रोक्योर करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि राजस्थान में भी 125 रुपए बोनस डिक्लेयर किया है, और राजस्थान के नंबर्स जो पिछले 2 सालों में हैं प्रोक्योरमेंट के, काफी डाउन थे। तो इस बार उम्मीद है कि राजस्थान से भी अच्छा प्रोक्योरमेंट होगा। एमपी में भी चूंकि वायदा किया है, तो सरकार से किसानों की ये आस है कि बाद में बोनस देंगे, या जो किसान सरकार को माल तोलेंगे उनको वो बोनस मिलेगा। इस उम्मीद में निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी प्रोक्योरमेंट काफी अच्छा होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि क्रॉप का स्टेटस काफी अच्छा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के भी नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। तो सरकार का जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट है, जो कि अभी 28 फरवरी को फूड सेक्रेटरीज की मीटिंग है, उसमें तय होने वाला है टारगेट। मुझे लगता है कि टारगेट भी अच्छा सेट करेंगे और उसको अचीव भी कर पाएंगे। ओके, शुक्रिया अजय जैन साहब, ये पूरा माजरा समझाने के लिए, और क्या किस तरह की स्थिति बन रही है। चलिए अब बात कर लेते दिनेश जी से। दिनेश जी, सबसे पहले जीरे पर फटाफट से बता दीजिए क्या लग रहा है जीरे की चाल? इस हफ्ते तो रिकवरी की कोशिश थी, फिर आखिर में आते आते हवा निकल गई, क्या हो रहा है जीरे में सर? जीरे में सर हाजिर बाजार थोड़ा ऊंचा है, अभी भी सट्टे के सामने। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है, वैसे सामने डिमांड भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हाजिर बाजार ऊंचा है, हाजिर बाजार में टूटने की जगह है। लेकिन बोर्ड में मेरे को 250 रुपए की मंदी है, अभी भी नहीं लग रही है सर। और धनिया में क्या लग रहा है सर? धनिया तो स्थिरता दिखा रहा है, अगर पूरे हफ्ते में बात करें तो इस हफ्ते 4% की तेजी भी आई। क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल धनिया की रहेगी? धनिया में सर बड़ी मंदी नहीं है, धनिया की डिमांड बहुत अच्छी है और सामने आमदनी भी अच्छी है, लेकिन धनिया का जो इस बार क्रॉप एलमसम 55% से ज्यादा है नहीं। तो मेरे को लगता है धनिया वाला ज्यादा से ज्यादा इसमें घटने में अभी थोड़ा प्रेशर बनेगा, तो 1-2 रुपए की मंदी है, इससे ज्यादा मंदी लगती नहीं है धनिया। आने वाले समय में मेरे को अभी भी धनिया ही अच्छा लगता है सर। ओके, और जीरा क्या खरीद ले, क्या जो आपने लेवल्स बताया उस लेवल्स के आसपास खरीद ले जीरे को? धनिया सर जजीरा हाजिर में सर अभी भी मेरे को लगता है कि ऊंचा है बाजार, हाजिर में घटने की जगह है। हाजिर अभी भी कच्चे मालों का दड़ा 290 से 300 के लमसम है अभी भी। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में थोड़ा हाजिर में घटने की जगह है, लेकिन मेरे को बोर्ड में बहुत नीचे चल रहा है, इसलिए बोर्ड में ज्यादा मंदी नहीं लगती है। 250 रुपए का जीरा बोर्ड में घटना नहीं चाहिए सर। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका। अजय जैन साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।